नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सके। आज अपन जो है वो ई बुक के 501 से लेके और 600 तक क्वेश्चनों का है वो अभ्यास करने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी हैं जो ई बुक से अपनी बहुत ही शानदार तैयारी है वो कर रहे हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की, वो सभी है वो जुड़ जाइए और अपन है वो लाइव जो अपनी सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लेन एरिया में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। प्लेन एरिया में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? विखंडन, खंडन, मुकुलन या पुनरुद्भवन? दीजिए जवाब। प्लेन एरिया के अंदर है वो किस प्रकार का जनन पाया जाता है? ठीक है, तो प्लेन एरिया के अंदर है वो पुनरुद्भवन प्रकार का जनन पाया जाता है। और मुकुलन अपने को पता है किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन तो रिपीट होता है कि हाइड्रा में है वो किस प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक है, और अपने को पता है अमीबा में के अंदर है वो क्या पाया जाता है? अमीबा के अंदर पाया जाता है विखंडन। ठीक है, यदि अपन बात करें पुनरुद्भवन की कि पुनरुद्भवन क्या होता है, तो पुनरुद्भवन का मतलब ये होता है जैसे इस प्रकार से एक प्लेन एरिया होता है और ये प्लेन एरिया क्या करता है, इसको यदि अपन कई भागों के अंदर यदि काट दे तो प्रत्येक भाग है वो विकसित होकर क्या करता है? एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो उसी जनन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दीजिए जवाब। प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका मात्रक होता है? ठीक है, प्रकाश वर्ष है वो समय का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है या प्रकाश तीव्रता का, प्रकाश पुंज का मात्रक होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपन बात करें प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। और आपको याद रखना है जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो विशेष रूप से याद रखना कि एक प्रकाश वर्ष, एक जो लाइट ईयर होता है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो बराबर होता है कितना? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के। ठीक है, आपको याद रखना है एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आवर्धन का मात्रक क्या होता है? आवर्धन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है या फिर कोई मात्रक नहीं होता? दीजिए जवाब। आवर्धन का मात्रक क्या होता है? ठीक है, अपनी यदि मीटर की बात करें तो मीटर जो मात्रक होता है वो किसका होता है? दूरी का होता है। मीटर प्रति सेकंड जो मात्रक होता है वो चाल का होता है। और मीटर प्रति वर्ग सेकंड जो मात्रक होता है वो किसका होता है? त्वरण का होता है। ठीक है, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा। अब आप कहोगे सर आवर्धन का कोई मात्रक क्यों नहीं होता? अपने को पता है आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है बिंब की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, बिंब की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ऊंचाई से ऊंचाई क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। तो आवर्धन का मात्रक है वो कुछ भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। चिप्स की थैलियों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड एग्जाम का एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जवाब दे दीजिए। चिप्स की थैलियों को और ऑक्सीकृत होने से यानी खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, रक्त दाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर या अपन आम भाषा में इसको बोलते हैं बीपी। ठीक है, बीपी मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बोलोमीटर, स्टेथोस्कोप या स्पिग्नोमेनोमीटर? दीजिए जवाब। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो क्या होती है? हृदय की एक जांच होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की एक जांच होती है जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं? ईसीजी बोलते हैं। बोलोमीटर का उपयोग है वो तापमान मापने में किया जाता है। ठीक है, और स्टेथोस्कोप अपने को पता है कि हृदय की धड़कन की जो जांच करने के लिए डॉक्टर के द्वारा उपयोग करने वाला एक उपकरण है। तो बीपी मापने में उपयोग किया जाता है स्पिग्नोमेनोमीटर का। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज है वो किसने की थी? डाल्टन ने, मेंडलीफ ने, रदरफोर्ड ने या हिडेकी हुआका ने? दीजिए जवाब। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? अपने को पता है परमाणु सिद्धांत है वो डाल्टन ने दिया था। एटम जो थ्योरी है वो दी थी डाल्टन ने।
परमाणु सिद्धांत दिया था किसने? डाल्टन ने दिया था, और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको रट लेना है। परमाणु सिद्धांत है वो 1808 के अंदर है, वो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अपने को पता है मेंडलीव ने है वो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है वो कहा जाता है हेनरी मोजले को। आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। और मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित की थी। रदरफोर्ड की यदि अपन बात करें तो आप कहते हो परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल होता है वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, तो इसकी परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हिडेकी हुआका ने की थी। आपको रट लेना है, याद रख लेना है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हिडेकी हुआका ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं? दीजिए जवाब। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं? ठीक है, अपने को पता है एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, तो अब आप गिन के जल्दी से जवाब दे दीजिए। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं? ठीक है, 5 और 1 कितने हो गए? 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D, 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग किसने कहा था? दीजिए जवाब। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था, हाइगेंस ने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था या मैक्सवेल ने कहा था? ठीक है, अपने को पता है कि न्यूटन ने है वो प्रकाश को कहा था कण, कि प्रकाश जो होते हैं वो कणीय अवस्था में पाए जाते हैं। और हाइगेंस ने ये कहा था कि प्रकाश है वो तरंग के रूप में पाए जाते हैं। यानी प्रकाश का कणिकीय सिद्धांत दिया था न्यूटन ने और तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। ठीक है, तो प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सवेल। और नाभिक का परमाणु का नाभिकीय मॉडल है वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। कब दिया था? 1911 के अंदर दिया था। ये भी अपने को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। चमगादड़ द्वारा भोजन की तलाश करने में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? बताइए। चमगादड़ के द्वारा भोजन की तलाश करने में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए कि चमगादड़ द्वारा भोजन की तलाश करने में कौन सी तरंगों का उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पराश्रव्य तरंगें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव शुक्राणु के अंदर है वो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बताइए। मानव शुक्राणु के अंदर है वो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ठीक है, तो अपने को पता है कि शुक्राणु जो होती है वो एक प्रकार से अर्ध कोशिकाएं होती है और मिलकर एक युग्मनज का एक युग्मक होता है। शुक्राणु जो होता है वो क्या होता है कि युग्मक होता है, और युग्मक के अंदर है वो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी होती है। तो इसके अंदर अपने को पता है मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो युग्मक के अंदर गुणसूत्र कितने होंगे? 23 होंगे। ठीक है, तो शुक्राणु में कितने पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? बताइए भाई। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम होती है, ओम मीटर होता है, ओम न्यूटन होता है या ओम किलोग्राम होता है? दीजिए जवाब। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। ओम जो होती है वो प्रतिरोध की इकाई होती है। ओम जो होती है वो किसकी? प्रतिरोध की इकाई होती है। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जब बैरोमीटर का तापमान अचानक गिर जाता है तो मौसम होने वाला है। ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से आप जवाब दीजिए। बैरोमीटर। बैरोमीटर अपने को पता है वायुमंडलीय दाब मापने में है वो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आप जल्दी से जवाब दें कि ये बताइए मुझे कि जब बैरोमीटर का तापमान अचानक गिर जाता है तो मौसम होने वाला है। ठीक है, तो आपने को पता है कि यदि बैरोमीटर का तापमान अचानक गिर जाता है तो मौसम होने वाला है तूफानी। ठीक है, मौसम क्या होने वाला है? तूफानी होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? बताइए। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सोडियम, प्लेटिनम, ओस्मियम या सोना? दीजिए जवाब। सर्वाधिक तन्य धातु का मतलब होता है सर्वाधिक लंबा तार है वो किसका खींचा जा सकता है? तो अपने को पता है कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सर्वाधिक तन्य धातु होती है सोना। और अपने को पता है 100 ग्राम जो सोना होता है, 100 ग्राम जो सोना होता है उसका 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सोना होती है। 100 ग्राम सोने का 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अदरक क्या है? बताइए। अदरक जो है वो जड़ है,
तना है, मूल है या मूल ग्रंथ है? दीजिए जवाब। अदरक जो होती है वो जड़ होती है, तना होती है, मूल रोम होती है, मूल ग्रंथ होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अदरक और आलू को तो आप रट ही लेना। अदरक और आलू क्या होते हैं? अदरक और आलू जो होते हैं वो क्या होते हैं? तना होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरित करने वाले सूक्ष्म, वैसे सूक्ष्म जीव लिख दिया लेकिन वो जीवाणु होता है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। ठीक है, सूक्ष्म जीव और जीवाणु वैसे तो एक ही बात है। चलिए आप जवाब दीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। राइजोपस, राइजोबियम, कारा या स्पायरोगायरा। ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं राइजोबियम। और ये दाल वाले पौधों, ठीक है, दाल वाले जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। दाल वाले पादप की जड़ों में पाए जाते हैं। और दाल वाले पादों को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं लेग्यूम पादप। क्या बोलते हैं? लेग्यूम पादप बोलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और नाम आ रखा है राइजोपस। देखो राइजोपस जो होता है ना, कवक होता है। राइजोपस क्या होता है? कवक होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेड का कवक। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेड का कवक या रोटी का कवक। ये जो होता है वो रोटी के ऊपर काली धागेनुमा जो संरचना बनती है वो किसकी बनती है? राइजोपस की बनती है। ठीक है, वो धागेनुमा संरचना किसकी बनती है? राइजोपस की बनती है। आगे यदि अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि स्पायरोगायरा और कारा जो होते हैं वो क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। स्पायरोगायरा और कारा क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आँख की न्यूनतम दृष्टि कितने सेंटीमीटर होती है? आँख की अधिकतम परास होती है अनंत, अपने को पता है। आँख की अधिकतम परास कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, तो बताइए न्यूनतम दृष्टि कितनी होती है? कितने सेंटीमीटर होती है? 40, 45, 25 या 15? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए कि आँख की न्यूनतम दृष्टि है वो कितनी होती है। तो अपने को पता है 25 सेंटीमीटर। आँख की जो दृष्टि मानी गई है न्यूनतम मानी गई है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कितनी मानी गई है? अनंत मानी गई है। तो दृष्टि परास यदि आपसे पूछा जाए कि नेत्र का दृष्टि परास कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एड्स का वायरस जो होता है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बताइए भाई, एड्स का वायरस जो होता है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जनन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? ठीक है, तो अपने को पता है कि एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और जिसका वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, जो एक प्रकार का क्या होता है? रेट्रो वायरस होता है। ठीक है, किस प्रकार का वायरस होता है? एक प्रकार का रेट्रो वायरस से होता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। एड्स को हम बोलते हैं रोगों का समूह है। ठीक है, एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन इसका जो वायरस होता है वो क्या करता है? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर की रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो जिससे शरीर विभिन्न रोगों से ग्रसित होता है और अंततः मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस ऊतक की उपस्थिति के कारण ऊँट है वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है? बताइए। या एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऊँट की जो कुबड़ होती है वो किस ऊतक से बनी होती है? ठीक है, ऊँट की जो कुबड़ होती है वो किस ऊतक से बनी होती है? संयोजी ऊतक से, पेशी ऊतक से, वसामय ऊतक से या तंत्रिका ऊतक से? ठीक है, तो इसका जवाब तो आपको सभी को आना ही चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसामय ऊतक। ठीक है, वसामय ऊतक या इसी का दूसरा नाम जो एग्जाम में कई बार आ जाता है एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सब्जी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? बताइए। सब्जियां जो होती है उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर है वो आ चुका है। तो आप बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। सब्जी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? आयरन है, जिसका प्रतीक क्या होता है? F ही होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरन। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए भाई। कैडमियम प्रदूषण से अपने को पता है इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाई रोग हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि कैडमियम प्रदूषण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
कैडमियम प्रदूषण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किडनी। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है, किडनी प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, बताइए भी कौन सी ग्रंथि है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, पीयूष, थाइमस, हाइपोथैलेमस या फिर थायराइड। ठीक है, तो दीजिए जवाब, कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं हेडमास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, इसको हम बोलते हैं हेडमास्टर ग्रंथि, या इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ठीक है, अपने को पता है कि मास्टर ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि, या हेडमास्टर ग्रंथि होती है वो होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, और हेडमास्टर ग्रंथि भी कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जनन क्षमता की कमी किस विटामिन के कारण होती है। ठीक है, ऐसा विटामिन जो जनन क्षमता की कमी होती है, या उस विटामिन को हमें सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी मांसपेशियों को अपन कह सकते हैं मजबूती प्रदान करता है, और जिसकी कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। बताइए उस विटामिन का क्या नाम है। ठीक है, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन ई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस भाग से होता है, बताइए। पेसमेकर जो है उसका संबंध शरीर के किस भाग से होता है, मस्तिष्क से होता है, हृदय से होता है, यकृत से होता है, किडनी से होता है। दीजिए जवाब, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस भाग से होता है, मस्तिष्क से होता है, हृदय से होता है, किडनी से होता है, या फिर यकृत से होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय। ठीक है, ये जो है वो हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है पेसमेकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, बताइए भी आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसकी अंतिम उपधातु कौन सी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, या पोलोनियम है। दीजिए जवाब, आधुनिक आवर्त सारणी की अंतिम उपधातु कौन सी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, या पोलोनियम है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलोनियम जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी की अंतिम उपधातु है। और पोलोनियम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा जो समस्थानिक है वो किस तत्व के है, तो वो भी आपको याद रखने किसके है, पोलोनियम के है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ होते हैं। देखिए प्रतिस्कंदक का मतलब वो होता है जो रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं। ठीक है, रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं, तो आप बताइए प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन से होते हैं। हीमोग्लोबिन होते हैं, हिपेरिन होते हैं, फाइब्रिन होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। दीजिए जवाब। ठीक है, तो रक्त के अंदर प्रतिस्कंदक पदार्थ जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हिपेरिन होते हैं। ठीक है, तो आज जो अपने 501 से लेके 600 तक जो क्वेश्चन थे उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नहीं था, तो अपन नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल आके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको ज़रूर करवा देंगे। ठीक है, तो कल अपन है वो 601 से लेके और 700 क्वेश्चनों तक का वो टेस्ट लेंगे। तो अब मैंने आपको फिर कह देता हूँ, जो विद्यार्थी लगातार अपने साथ प्रैक्टिस कर रहा है तो वो इन 25 दिनों के अंदर है वो निश्चित रूप से साइंस के अंदर अपने आप में एक बहुत अच्छा परिवर्तन है वो महसूस करेगा। और जो भी विद्यार्थी जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप ज़रूर उनको है वो जानकारी दे दें। अब आप जल्दी से बता दीजिए मुझे कि आपके 25 में से है वो कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। दीजिए जवाब, आपके 25 में से है वो कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, और जो विद्यार्थी अपने टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस पॉइंट से नहीं जुड़े हुए वो भी है वो जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पर भी आपको है वो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में।